हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ शुरुआत करेंगे और दो कॉन्सेप्ट्स का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि W.D. थॉर्नबरी ने ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक समरी के फॉर्म में प्रस्तुत किया और उन्हीं में से हम वहाँ से ही ये लेकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, द सेम फिजिकल प्रोसेसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम, ऑल्दो नॉट नेसेसरली ऑलवेज विद द सेम इंटेंसिटी एज नाउ। तो देखिए, जो फिजिकल प्रोसेसेस आज वर्क कर रही हैं, ठीक है, जिस तरह से फ्लूवियल इरोज़न है, मतलब नदी के द्वारा या जल के द्वारा किया जाने वाला इरोज़न, या ग्लेशियल इरोज़न है, डिपोजिशन है, या कोई भी फिजिकल प्रोसेस आज जिस तरह से वर्क कर रही है, अतीत में भी वो वैसे ही वर्क करती रही है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंटेंसिटी आज जितनी हो उतनी अतीत में भी हो। ठीक है, आगे इसको हम लोग देखते हैं। ये जेम्स हटन के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से संबंधित है, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो हटन क्या कहते थे कि एकदम इंटेंसिटी भी सेम होगी, फिजिकल प्रोसेसेस तो सेम होंगी ही, उनकी इंटेंसिटी भी सेम रही होगी अतीत में भी, और हमेशा सेम रहेगी, जियोलॉजिकल टाइम के दौरान हमेशा सेम रहेगी भी। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इससे संबंधित और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे द प्रेजेंट इज़ की टू द पास्ट, मतलब आज को देखकर हम अतीत का मतलब प्राचीन समय में किस तरह से चीज़ें रही होंगी वो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि कैसा रहा होगा। नो वेस्टीज ऑफ अ बिगनिंग, नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ एंड। ठीक है, तो कहीं से शुरू नहीं हुआ है, न तो कहीं जाके ख़त्म होगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से संबंधित है, और ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी का। तो द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ may be reconstructed as on the basis of present processes and their topographic expression। तो देखिए, आज की जो processes हैं और उनका जो topographic expression रहा है, उस हिसाब से हम अतीत को भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मतलब प्राचीन काल में कैसा रहा होगा, या इस इतने मिलियन साल पहले कैसा रहना चाहिए, या किस तरह का रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि जो आज की फ़िजिकल प्रोसेसेस की इंटेंसिटी है प्राचीन समय में या अतीत में वो उस प्रकार ही रही हो, उसमें कमी या अधिकता आ सकती है। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लेशियर्स को देखें, तो कार्बोनीफेरस और प्लिस्टोसीन पीरियड्स में ग्लेशियर्स बहुत डोमिनेंट थे, लगभग पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे। उसको सामान्य भाषा में आइस एज भी कहा जाता है उस पीरियड को, और हर प्रोसेस से ज़्यादा डोमिनेंट प्रोसेस थी ग्लेशियर्स की। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, और आज के ग्लेशियर्स में उतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी उस समय के ग्लेशियर्स में थी, मतलब उस फिजिकल प्रोसेस में जितनी इंटेंसिटी थी आज उतनी नहीं है। फिर इसी प्रकार से हम बहुत सारे टेम्परेट एरियाज़, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के कुछ एरियाज़ और यूरोप के बहुत सारे पार्ट में हम देखते हैं कि कोल पाया जाता है, और कोल के बनने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, मतलब अतीत में वहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रही हो। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेसेस भी बिल्कुल अलग रही होंगी आज की वहाँ की फ़िजिकल प्रोसेसेस की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अतीत में कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सेम इंटेंसिटी का रहा हो। तो हटन की जो कॉन्सेप्ट थी वो थोड़ी दोषपूर्ण थी, लेकिन थॉर्नबरी ने उसको और करेक्ट किया। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो क्रिटेशियस पीरियड में ज़्यादा एक्टिव थे आज की तुलना में। तो उसी क्रिटेशियस पीरियड में आपका डेकन ट्रैप और बहुत सारे लावा प्लेट्यू पूरी दुनिया भर में बने, बहुत ज़्यादा लावा निकला। ठीक है, पृथ्वी से अंदर से, इंटीरियर से। ठीक है, तो वो जितना उस समय एक्टिव थे आज उतने एक्टिव नहीं हैं। अब देखिए, आगे बात आती है हटन
थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट ये दोषपूर्ण ज़रूर था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सही बताई। जैसे उनका कहना था कि अर्थ की जो हिस्ट्री है, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, वो साइक्लिक नेचर की रही है। मतलब वो रिपीट होती रही हैं प्रोसेसेस। मतलब एक बार अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर पेनेप्लेनेशन हुआ, और उसके बाद फिर अपलिफ्टमेंट हुआ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें कि 4 पीरियड रहे माउंटेन बिल्डिंग के पूरी पृथ्वी में। एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड था सबसे पुराना, उसके बाद कैलेडोनियन, फिर हर्साइनियन, और सबसे लेटेस्ट जो पीरियड रहा वो टर्शियरी रहा। ठीक है, ओरोगेनी का। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। अब इसके अलावा अगर हम अपलेशियंस और पेनिनसुलर इंडिया की डीन्यूडेशन क्रोनोलॉजी का अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की जो हिस्ट्री रही है, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है, वो हमेशा साइक्लिक नेचर की रही है। मतलब जैसे मैंने बताया कि अपलिफ्टमेंट, फिर उसका डीन्यूडेशन, फिर अपलिफ्टमेंट। तो मतलब एक बार लो लैंड बनता है, उसके बाद फिर अपलैंड बन जाता है, फिर उसको फिजिकल प्रोसेसेस लो लैंड में बदलती हैं। तो ये चीज़ें, ये क्रम चलता रहता है, लेकिन इंटेंसिटी ज़रूरी नहीं है कि सेम रही हो, इंटेंसिटी बदल सकती है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज़ अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड इज़ रिफ्लेक्टेड इन दैम। ये भी देखिए W.D. थॉर्नबरी का कंसेप्ट है, और इनका मानना था कि स्ट्रक्चर जो है सबसे डोमिनेंट प्रोसेस है। मतलब जैसे भी लैंडफॉर्म बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब कि किस तरह का रॉक का नेचर है, लिथोलॉजी किस तरह की है। ठीक है, मतलब इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, उसमें टेक्सचर रॉक के किस तरह से है, उसमें ज्वाइंट और ये सब चीज़ें किस प्रकार से हैं, फोल्डिंग या फॉल्टिंग किस तरह से हुई है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रॉक्स, अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स, रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीज़ें ब्रॉडली हम देखा जाए तो स्ट्रक्चर में आती हैं। ठीक है, अब देखिए इनका थॉर्नबरी का ये मानना था कि स्ट्रक्चर ही डोमिनेंट है। हालांकि जो W.M. डेविस की जो बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी रही है साइकिल ऑफ इरोजन की, तो उन्होंने 3 प्रोसेस, मतलब 3 फैक्टर्स माने। इसको ट्रायो कहा जाता है डेविस का। तो इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम को इन्होंने से सबसे ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, अब हम उदाहरण में देखें कि अगर हार्डर रॉक्स होती हैं तो बोल्ड टोपोग्राफी होती है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि देखिए फिजिकल वीदरिंग और केमिकल वीदरिंग के लिए अलग अलग तरह की रॉक अलग अलग क्लाइमेट में ससेप्टिबल होती हैं। अब जिस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट वाली रॉक्स हैं तो वो फिजिकल वीदरिंग के लिए उतनी ससेप्टिबल नहीं होती हैं। मतलब फिजिकल वीदरिंग को वो अच्छे से रजिस्ट कर लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो केमिकल वीदरिंग या जिस तरह से इरोजन है जो वाटर, तो उससे बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाती हैं। मतलब केमिकल वीदरिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही डोमिनेंट प्रोसेस हो हर जगह। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल निभाती है इन चीज़ों में। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं और इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर सैंड स्टोन्स में सिलिका सीमेंटिंग एजेंट के रूप में हो, मतलब उनके पार्टिकल्स को जोड़ने वाला एजेंट सिलिका हो, तो सिलिका हम जानते हैं कि केमिकल वीदरिंग के लिए बहुत रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह की रॉक्स जो है बोल्ड टोपोग्राफी को जन्म देती हैं। बोल्ड टोपोग्राफी क्या है? जैसे मेसा है, बट है, टॉर है, और बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर्स में ऊंचा नीचा हो, मतलब रिलीफ फीचर्स की जो उनमें हाइट का डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा हो, तो ये बोल्ड टोपोग्राफी होती है। और वहीं अगर सैंड स्टोन्स के बीच में अगर एफी डोमिनेटेड सीमेंटिंग एजेंट्स हो, मतलब जिसमें कि फेरस का डोमिनेंस हो, तो वो केमिकल वीदरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल वीदरिंग से प्रभावित हो जाता है। तो वहाँ पे टोपोग्राफी बोल्ड नहीं होती है, वो लो लाइंग रिलीफ को जन्म देता है। तो इस प्रकार से दूसरे कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर तो है, लेकिन डोमिनेंट नहीं कह सकते। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेंट कह देना ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अगले वीडियोज़ में हम इसको पूरा कवर करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।